बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे जिसके कंटेंट्स हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ में जो पहली एप्लीकेशन थी वो हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस की थी। बाकी एप्लीकेशन नंबर 2 और 3 हमने कहा था लेक्चर नंबर 3 में हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ से कंटिन्यू करते हैं। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी। Suppose we have a plain sheet of infinite textile on which positive charges are uniformly distributed. This uniform surface charge density is sigma. ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है to calculate electric intensity at any point close to the sheet. Imagine a closed Gaussian surface in form of cylinder. ये दोनों पॉइंट हम डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये बता रहा है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड शीट है, इन्फिनिट शीट है, ठीक है। इसका कोई इनफाइनाइट एरिया नहीं है, ये इनफाइनाइट शीट है और इस सारी शीट के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमने कैलकुलेट करनी किसी भी पॉइंट के ऊपर। वो पॉइंट हम यहाँ कंसिडर करेंगे या यहाँ कंसिडर करेंगे, ये इसका पहला पॉइंट है। और इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी उसको हम सिग्मा कहेंगे। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट क्लोज टू द शीट, इमेजिन ए क्लोज गॉसियन सरफेस इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में ये चीज़ पढ़ी थी डिटेल से कि हमने किसी भी चार्ज के अराउंड उसका फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे और उस गॉसियन सरफेस की मदद से हम जो है वो चार्जेस का फ्लक्स मालूम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये इन्फिनिट शीट है और यहाँ पे हमने जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं इसके ऊपर, इसकी मदद से या जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं इन चार्जेस की मदद से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी या जो फ्लक्स बनेगा टोटल इस किसी भी पॉइंट के ऊपर, उसकी हमने अमाउंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका तरीका ये है कि हम गॉसियन सरफेसेस की कंसिडर करें। अब गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे कंसिडर की हुई है इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर है, ये डिपेंड करती है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, ठीक है। जिस तरह हमने सिंगल चार्ज के लिए जो सबसे पहली एप्लीकेशन थी उसके लिए स्फेरिकल शेप था और उसके लिए हमने गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल कंसिडर की थी, जो पहली एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे जो सेकंड एप्लीकेशन है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब हमने गॉसियन सरफेस जो है सिलेंड्रिकल कंसिडर किया। तो ये अगर आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, सब आप गॉसियन सरफेस जो भी कंसिडर करेंगे, आप आपके पास प्रॉब्लम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रॉब्लम का जो आंसर है वो सेम आएगा, लेकिन हम फिर ये देखते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना कन्वीनियंट किस शेप में है। अगर हम सिलेंड्रिकल शेप लें या स्फेरिकल लें या क्यूबिकल लें या रेक्टेंगुलर लें, तो किस शेप में प्रॉब्लम ज़्यादा कन्वीनियंट है सॉल्व करना, तो उस शेप को फिर हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने सिलेंडर लिया हुआ है, इस सिलेंडर कंसिडर किया हुआ है। अच्छा, अब इसका जो पॉइंट पी है आप ये देखें कि सिलेंडर का जो ये वाला एंड है यहाँ पे हमने एक पॉइंट रखा हुआ है और सिलेंडर का ये जो फ्लैट एरिया है दूसरा, यहाँ पे हमने पॉइंट पी रखा हुआ है और इन दो पॉइंट्स के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इन चार्जेस की वजह से, ठीक है। कि इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट की पी के ऊपर और इस पॉइंट पी प्राइम के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट बनेगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसकी जो इनर डायग्राम है सिलेंडर के अंदर भी जाहिर बात है, जब आप पेज में से सिलेंडर पास कर रहे हैं तो एक या दो या कुछ पॉजिटिव चार्जेस सिलेंडर के अंदर भी आएंगे। अब मैं एग्जांपल के तौर पर ये कंसिडर कर लेता हूँ कि सिलेंडर के तौर पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये सिलेंडर है और ये जो रेड कलर में है ये इसकी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं। हमने कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, इस पॉइंट के ऊपर, ये जो ब्लैक कलर का पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर जो कि पॉइंट पी प्राइम है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो ये देखिएगा कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, तीसरी ये डायरेक्शन है और चौथी ये डायरेक्शन। अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने सिर्फ यही डायरेक्शन जैसे कंसिडर की है, ठीक है जी। तो अब देखिएगा कि ये वाला जो ये ग्रीन कलर में एरो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एरिया वेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। कि एरिया की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। जो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर इसका छोटा सा पैच है सिलेंडर का ये वाला, तो उसका जो एरिया होगा वो परपेंडिकुलर होगा, इसका ये परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह नीचे वाला जो एरिया होगा उसके एरिया वेक्टर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ये लाइन आ रही है। तो अब हमने किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू
कैलकुलेट करनी है और उधर से इस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे देखिएगा जी, इस पॉइंट के लिए हमारे पास जो है वो फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स की जो फॉर्म होता है या फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होता है, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हम बड़ी दफ़ा ये इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं फ्लक्स को। तो ये होता है जी यहाँ पे ये इसका फार्मूला होता है ई फाई इज इक्वल टू ई ए। तो इसको हम फिर सिंपल फॉर्म में लिखते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का जो एंगल है ये क्या है, ये जीरो, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पे थीटा जीरो होगा तो यहाँ पे ई ए कॉस जीरो, जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो ई ए होगा। अब यहाँ पे देखिए एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कंसिडर करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कंसिडर करना है जो इस पॉइंट में से पास करेगी। ठीक है, इसको कंसिडर नहीं करना। अब ये देखिएगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस एरिया वेक्टर का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये 90 बन रहा है। तो अगर ई ए कॉस 90 में अगर 90 पुट करें तो कॉस 90 जीरो होगा, तो इसके विटामिन्स के ऊपर वाली सारी जो सरफेस होगी उसमें से फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, वो जीरो हो जाएगी। इसी तरह जो नीचे फ्लक्स की जो वैल्यू होगी, सिलेंडर के नीचे वाला जो स्फेरिकल शेप है या जो सर्कुलर शेप है, यहाँ पे भी फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका फिर ये मतलब है कि फ्लक्स की वैल्यू सिर्फ दो सरफेस से हम कैलकुलेट कर सकेंगे, एक इस सरफेस से और दूसरी इस सरफेस से। ठीक है, एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर भी और इस पॉइंट के ऊपर भी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसका अब यहाँ पे देखिएगा, जिस तरह ये मैंने शो किया हुआ, ये ग्रीन एरो शो कर रहा है एरिया वेक्टर इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन भी ये है, और दोनों के दरमियान एंगल जीरो है, कॉस जीरो जो है वो 1 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू ई ए आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और इसका जो एरिया वेक्टर वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, और उस पर भी फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ए आ जाएगी। तो इट मीन्स इस पूरे सिलेंडर में हमारे पास जो फ्लक्स है वो दो किस्म का होता है, एक मतलब एक इस सरफेस से निकल रहा है और दूसरा इस सरफेस से एमिट हो रहा है। जो इस सरफेस से फ्लक्स एमिट हो रहा है उसकी वैल्यू ई ए के बराबर है, जो इस सरफेस से भी एमिट हो रहा है उसकी वैल्यू भी ई ए के बराबर है। इसके अलावा बाकी सिलेंडर के हर पॉइंट के ऊपर जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू जीरो की इक्वल होगी। ठीक है, जिस तरह ये डायग्राम में ये भी दिया हुआ कि ये जो एरिया वेक्टर है, जो एन हैट है, या जो ये सिर्फ डायरेक्शन शो करता है किसी भी वेक्टर की। ठीक है, एन हैट जस्ट डायरेक्शन शो करने के लिए यूज किया जाता है। जिस तरह वेक्टर के साथ हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं वो सिर्फ वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है, तो इसी तरह ये भी यूनिट वेक्टर है जो सिर्फ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है, उस डायरेक्शन में है। तो अब इसी तरह ये जो ग्रीन वेक्टर है ये और ये वाली जो बाहर वाली सरफेस है इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है। इसी तरह जो ये सरफेस है उसके परपेंडिकुलर ये वेक्टर है। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इन दोनों का एंगल क्या बनता है, इसका एंगल और इसका एंगल ये 90 बनता है। तो cos 90 जीरो तो फ्लक्स जीरो। इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो नीचे भी फ्लक्स जीरो आ जाएगा। अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। हमने गॉसियस लॉ जब पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में तो वहां पे हमने देखा था फ्लक्स का ये फार्मूला होता है। ठीक है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होगी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए, और चार्ज क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर लेना, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब इस क्यू की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो अब टोटल फ्लक्स मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया, इस साइड का और इस साइड का दोनों का जो फ्लक्स होगा ई ए प्लस ई ए वो किसके इक्वल है, ई ए प्लस ई ए टू ई ए। तो ये आपके पास है कि ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा ये भी फ्लक्स का एक्सप्रेशन है और ये भी फ्लक्स का एक्सप्रेशन है। ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये फ्लक्स की इक्वेशंस हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इनकी जो राइट हैंड साइड है ये वाली 5 वो बराबर है, तो इनकी हम राइट हैंड साइड भी बराबर रख के तो हम ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों को इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये उसका एक्सप्रेशन है, और ये इक्वेशन नंबर 3 का एक्सप्रेशन है। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ये एरिया से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 इज इक्वल सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो ई किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन और यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी।
इसको मैं सिर्फ इस डायग्राम को समराइज कर देता हूँ कि हमने कैलकुलेशन में किया क्या है कि हमारे पास एक शीट थी जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्जेस हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो इस शीट में से हम इस शीट अगर आप कोई भी रैंडम पॉइंट एक ये वाला लें और एक ये वाला लें, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन चार्जेस की वजह से। तो हम एक सिलेंडर कंसिडर करते हैं कि जो शीट में से गुजर है, और इस सिलेंडर का जो ये वाला पॉइंट है सिरा है, इसके ऊपर पॉइंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, और जो सिलेंड्रिकल सरफेस की जो जो सिलेंडर है उसकी जो फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर ये पॉइंट पी प्राइम एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम फ्लक्स देखें तो ये वाला अगर यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें यहाँ से फ्लक्स निकल रहा होगा, यहाँ से भी निकल रहा होगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, चारों डायरेक्शन मैंने बना दिए हैं। तो अब अगर चारों डायरेक्शन में टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करें तो आपके पास इस साइड पे फ्लक्स आता है और इस साइड पे, इन दोनों को आप ऐड करेंगे ई ए और ई ए, तो आपके पास टोटल फ्लक्स 2E आ जाएगा। फ्लक्स की वैल्यू आपके पास ये होती है। तो टोटल फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, E इज इक्वल सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन और R यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी इस पॉइंट के ऊपर अगर आपने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है एक शीट के ऊपर। ठीक है, तो उस वक्त आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी ये वैल्यू होगी, और आर यूनिट वेक्टर सिर्फ आपको डायरेक्शन इंडिकेट करता है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की जाना होगी। इसके बाद थर्ड एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। ये दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, इनके दरमियान हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है, ये एक अपोजिटली चार्ज प्लेट है, दूसरी ये अपोजिटली चार्ज प्लेट है, और ये दरमियान में हमने पॉइंट पी रखा हुआ है, और इस पॉइंट पी के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इनकी वजह से जनरेट हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से। तो उसके लिए भी सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि जो भी आपने जिस पॉइंट के लिए भी जिस पॉइंट के ऊपर आपने कैलकुलेट करना, फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहला यहाँ पे मेथड ये होगा कि आप एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस ये कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ पे देख लें कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से पता चल रहा है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। अब ये वाला एक गॉसियन सरफेस हमने इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल कंसीडर की हुई है। अब इसको आपने इस तरह से इमेजिन करना है कि ये वाली जो बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसका जो अपर साइड है वो इस शीट के अंदर जो है वो एम्बेडेड हुआ हुआ है। ठीक है, उस शीट के अंदर है, और बाकी जो ये वाली साइड्स हैं, ये वाली साइड्स हैं और ये वाली साइड्स हैं, ये जो हैं वो इन दोनों शीट्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रही हैं। और ये जो पॉइंट पी है, ये इसकी जो नीचे बेस है ना इस बॉक्स की, वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट पी। समझ आ रही है इस पॉइंट की कि ये बॉक्स है और इस बॉक्स का जो नीचे बेस है बना हुआ उसके ऊपर ये पॉइंट पी एग्जिस्ट कर। आपने ये जो प्लेट्स वर्टिकल है इनको पैरेलल, उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर लेना, इस तरह ये डायग्राम बनी हुई, तो जाहिर है ये पॉइंट पी इस तरह आ जाएगा नीचे। तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट पी होगा वो जो बॉक्स है उसकी बेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने उस पॉइंट पी में से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या जो ई की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस साइड पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, इस साइड पे क्या होगी, इस साइड पे फ्रंट फेस और बैक फेस। जाहिर है जो क्यूब होता है या जो रेक्टेंगुलर शेप होती है उसकी 6 साइड्स होती हैं, 6 उसकी सतहें होती हैं। तो हम हर सतह से हर जो सरफेस है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैंने जो बॉक्स है इसको थोड़ा सा नीचे करके बना दिया जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको क्लियरली हर साइड नजर आए कि हर साइड में से कितना और किस तरह से फ्लक्स पास होगा। अब हम सबसे पहले ये टॉप सरफेस की जान आते हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि जो टॉप सरफेस है ये इस शीट के अंदर एम्बेडेड है और चार्जेस जो है ये नीचे डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, मतलब इसमें से फ्लक्स पास नहीं कर रहा। वो चार्जेस जो है पॉजिटिव वो नीचे हैं और ये वाली जो सरफेस है ये ऊपर है। तो इट मीन्स कि इस जो सरफेस है ये वाली जो साइड है यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, यहाँ से फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अच्छा, अब इस सरफेस की बात करते हैं। इस सरफेस में से भी आप देख सकते हैं कि इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर है पिंक कलर में, वो मैंने ये बनाया है। पिंक कलर का जो वेक्टर है ये एरिया वेक्टर इसका शो हो रहा है। तो इसका एरिया वेक्टर की ये डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है।
इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना बन रहा है 90। तो अगर आपको पता है अगर 90 एंगल बन रहा है तो अगर हम फ्लक्स में रखेंगे ई ए cos 90 तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो ये वाली साइड है यहाँ से भी फ्लक्स की वैल्यू 0 है, फिर इसका मतलब है ये वाली जो साइड होगी यहाँ से भी फ्लक्स की वैल्यू 0 है। अब इसकी फ्रंट फेस पे बात करते हैं। तो फ्रंट फेस में आप देख सकते हैं कि इसका एरिया वेक्टर जो है वो सामने की जानब है, मतलब आउट ऑफ स्क्रीन। अगर आप ये लेक्चर लैपटॉप या कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो आपकी स्क्रीन के आउटवर्ड डायरेक्शन में इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब आपकी जानब है ये वाला वेक्टर। तो ये इस वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन के ऊपर से नीचे है। तो इन दोनों के दरमियान भी एंगल क्या बन रहा है 90 बन रहा है। तो यहाँ पर भी फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका जो बैक साइड होगी जो इसके अपोजिट है इसकी बैक साइड, ठीक है, यहाँ पर भी जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। अब सिर्फ इसकी जो बॉटम सरफेस है वो रह जाएगी। अच्छा, अब आप बॉटम सरफेस पे देख सकते हैं कि बॉटम सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे की जानब है, जिसका एरिया वेक्टर नीचे की जानब है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है 0 बनेगा। तो यहाँ पे सिर्फ फ्लक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, बाकी किसी भी पॉइंट के ऊपर बाकी जो 5 सरफेसेस हैं वहां पे फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और सिर्फ जो बॉटम सरफेस है उसमें फ्लक्स की वैल्यू जो है वो हम उसमें से फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे। तो इसके लिए भी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो फ्लक्स का जो फार्मूला है एक्सप्रेशन ऑफ किसके इक्वल होता है, ये शुरू अपने कैलकुलेशन यहाँ से करनी है। फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए, और क्यू किसके इक्वल हो जाएगा सिग्मा ए, ठीक है। और यहाँ से क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए और फाई किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करें। जस्ट लाइक सेकंड एप्लीकेशन में जो भी आपने कैलकुलेशन की एग्जैक्टली वही एप्लीकेशन वही कैलकुलेशन है। तो इसमें सिर्फ वहाँ पे क्या आ रहा था पिछले एप्लीकेशन यहाँ पे 2 आ रहा था, 2 ई है क्योंकि सिलेंडर की 2 सरफेसेस में से फ्लक्स पास हो रहा था। तो यहाँ से सिर्फ जो ये बॉटम सरफेस है इस बॉक्स की यहाँ से फ्लक्स पास हो रहा है, तो इसकी सिर्फ इसके लिए फ्लक्स ई ए होगा। तो अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके आप एरिया एरिया से कैंसिल हो जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। ये इसका सिग्मा ओवर एप्सिलॉन एक्सप्रेशन आ गया वेक्टर फॉर्म के लिए, ये हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास ये पॉइंट पी रखा हो इन दोनों शीट्स के दरमियान जो कि अपोजिटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर हमने अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और इस पॉइंट को आपने यहाँ रखा हुआ है। तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ सिग्मा पे, मतलब चार्ज डेंसिटी पे, ठीक है। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी ई की वैल्यू ज्यादा होगी, जितना चार्ज कम होगा उतनी ई की वैल्यू कम होगी, क्योंकि एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन पे तो ये डिपेंड नहीं कर रहा, इसकी वैल्यू तो फिक्स रहेगी। तो बाकी ई की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ सिग्मा के ऊपर। तो ये हमारे पास 2 एप्लीकेशंस थी गाउस लॉ की जिनको हमने वाइंड अप किया आज। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये है 12.9 टॉपिक। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम देखते हैं इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। लेट अस कंसीडर पॉजिटिव पॉइंट charge which is allowed to move in the electric field. The positive charge will move from plate B to A and will gain kinetic energy. ये डायग्राम है जी इसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सेटअप है जिसमें एक ये मेटल प्लेट है, दूसरी ये वाली मेटल प्लेट है। इस मेटल प्लेट के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और इस मेटल प्लेट के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं वो ऊपर से नीचे आ रही हैं, अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही हैं और ये दरमियान में हमने एक पॉजिटिव चार्ज या प्लस चार्ज रखा हुआ है। तो अगर आप इस Q0 या जो पॉइंट चार्ज को आप रिलीज करेंगे, यहाँ से छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव उस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला जो चार्ज होगा बड़ी तेजी के साथ यहाँ से ऊपर से नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा और काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन करेगा, मतलब इसकी काइनेटिक जैसे जैसे ऊपर से नीचे मूव करता जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो ये सिचुएशन बड़ा सिंपल सा सिचुएशन है और जो फोर्स इस पे ऊपर लगेगी वो F इज इक्वल, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स अप्लाई होगी F इज इक्वल वो Q0 E के इक्वल होगी। अच्छा, और बाय द वे फोर्स जो है वो कूलम से, ठीक है, ये कूलम फोर्स होगी ना, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है और ये पॉजिटिव है, दोनों को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो इसलिए जो फोर्स की अमाउंट होगी वो इसके इक्वल होगी। अच्छा, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, लेट अस इंपोज ए कंडीशन इन व्हिच पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी बाय अप्लाइंग फोर्स F इज इक्वल टू Q0 E।
अब इस डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम जो है ये उसके रिवर्स में है, ठीक है, उसके उलट है। अब इस डायग्राम में हम ये देखेंगे कि ये वही जो प्लस चार्ज है, जो पॉइंट चार्ज है, इसको हम नीचे से ऊपर मूव करवा रहे हैं, ठीक है, प्लेट ए से प्लेट बी की जानब इसको मूव करवा रहे हैं। तो अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इट मीन्स जब हम चार्ज को इस प्लेट के करीब लेके जा रहे होंगे तो क्या होगा कि ये वाला चार्ज प्लस का इसको रिपेल करेगा और उसको अपने करीब आने से रोकने की कोशिश करेगा। तो एज ए रिजल्ट इन इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी का क्या रोल है, इसकी एग्जांपल जस्ट लाइक स्प्रिंग है कि अगर आप इस स्प्रिंग को जैसे जैसे दोनों हाथों से कंप्रेस करते जाएं तो जितना आप अपने हाथों को करीब लेके आते जाएंगे स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें ज्यादा स्टोर होती जाएगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अगर आप उसको फोर्स रिमूव करते हैं तो स्प्रिंग दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो इसकी एग्जांपल भी इसी तरह ही है कि ये चार्ज के ऊपर भी प्लस की जो प्लस चार्ज है और इन प्लेट्स के ऊपर भी प्लस चार्ज है और आपको फोर्स लगानी पड़ेगी इस चार्ज को इस प्लेट के पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के करीब लाने के लिए, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी का ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी यू बी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यू है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाने के लिए जितनी मुझे फोर्स लगानी पड़ी इस चार्ज ने डिस्टेंस भी कवर किया। अगर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया इस चार्ज को मूव करवाना ड्रैग करना, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक लेके गया तो इसने लेट्स सपोज डी डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो अब इस चार्ज के ऊपर हमने वर्क डन किया है और उस वर्क डन को हम इस तरह से लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये थ्योरम है इसका जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो उसकी ये एक पोस्टुलेट है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, के जितना हम इसका जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी चेंज होगी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क डन के। तो इसको अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर हमने या इस चार्ज के ऊपर हमने वर्क डन किया और इसको इस पोजीशन से उठा के यहाँ तक लेके गए हैं। तो इस पोजीशन के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और थी, जैसे जैसे करीब लेके जाते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे इसको लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी उसके बाद मैक्सिमम होगी। तो इसलिए हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है कि ये इस पॉइंट के ऊपर या इन पॉइंट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी के ऊपर मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम को हमने मिनिमम में जो है वो सब्ट्रैक्ट किया है। इसकी मिनिमम होगी और इसकी मैक्सिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के इस पोजीशन इस पॉइंट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी और है, फिर हमने थोड़ा सा वर्क डन इसके ऊपर किया, अगर हम यहाँ पे लेके गए पार्टिकल को तो इस पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी और हो जाएगी। फिर हमने मजीद वर्क डन किया, इस पॉइंट के ऊपर ले गए, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी और है, फिर इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी और है। तो जैसे जैसे हम वर्क डन करते जाएंगे वो किसके बराबर होता जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इसका मीनिंग बनता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ आते हैं। ये क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B in electric field is defined as the work done in carrying a unit positive charge from A to B while keeping the charge in equilibrium. अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल मतलब ये है कि आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लेकर जाने के लिए जितना वर्क डन किया है उसको हमने कहा है कि वो उसका पोटेंशियल है, ठीक है, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, W डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है ये ऊपर, ये उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये वाला। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू W ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो वी बी जो है वो पोटेंशियल एट पॉइंट बी, यहाँ पर जो पार्टिकल का पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको वी बी से हमने डिनोट किया है, और वी ए जहाँ से हम उसको ड्रैग करना स्टार्ट कर रहे हैं पार्टिकल को, मतलब ड्रैग का मतलब है कि हम पुश कर रहे हैं कि वो यहाँ को हमने यहाँ से इसको पुश करना स्टार्ट किया है तो ये पॉइंट ए हो जाएगा, यहाँ से करना है तो ये हो जाएगा, और अगर यहाँ से किया तो ये इसका पॉइंट ए हो जाएगा, ठीक है। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो चार्ज पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन
पर यूनिट पॉइंट चार्ज के, एक पॉइंट चार्ज के ऊपर वर्क डन करने के लिए जितना आपने वर्क डन किया है उसको हम कहेंगे वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, इसको दोबारा से मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है कि अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पार्टिकल को लेके गए तो जितना उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है वो डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये डेल्टा वी किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमने ये देखा था डब्ल्यू ए बी किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के, तो डब्ल्यू ए बी को डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो VA and VB are electric potential at point A and B respectively। तो VA and VB जो है वो पॉइंट हैं कि यहाँ पर इसका पोटेंशियल क्या होगा और यहाँ पर इसका पोटेंशियल क्या होगा, सिंपल इसका ये मतलब है। अच्छा, अब डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू नॉट, डेल्टा V इज इक्वल टू WAB। तो डेल्टा U हम यहाँ पे देखते हैं किसकी, ये डेल्टा U किसकी इक्वल। अब इसी इक्वेशन को अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी डेल्टा U इज इक्वल टू, अगर आप सिर्फ ये ले लेना डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो अब डेल्टा यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करें वी नॉट से, डेल्टा वी से, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। और डेल्टा यू किसके बराबर वर्क डन के, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। Thus potential difference between two points can be defined as difference of potential energy per unit charge। कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के, एक यूनिट चार्ज के ऊपर जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। एक यूनिट का मतलब है कि हम जिस तरह यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं ना कि एक वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, इसी तरह यूनिट जो है एक यूनिट चार्ज का भी ये मतलब है कि चार्ज की मिनिमम या सबसे छोटी अमाउंट हम कंसीडर करें यहाँ पे, जितना छोटा चार्ज हम ले सकते हैं, आप उसको एक इलेक्ट्रॉन भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट चार्ज, तो जितना छोटा पार्टिकल होगा उतनी ज्यादा आपके पास जो है वो कैलकुलेशन एक्यूरेट आएगी। उसकी रीजन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्लियरली लिखा हुआ है, ये उसकी सबसे बड़ी रीजन जो है वो बताई जा रही है। तो यहाँ पे देखें पोटेंशियल किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब इस तरह मैंने आपको कहा है क्यू नॉट जो है ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज कहते हैं कि स्मॉलेस्ट चार्ज, छोटे से छोटा चार्ज जितना आप ले सकते हैं कंसिडर कर सकते हैं कैलकुलेशन में, उसको पॉइंट चार्ज कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि क्यू नॉट की अमाउंट जितनी छोटी होगी डिनोमिनेटर में, अगर आंसर जितना छोटा टर्म होगी तो ओवरऑल आंसर उतना बड़ा आएगा। ठीक है, तो डेल्टा यू डिवाइडेड बाय ये क्यू नॉट, ये जितना छोटा होगा वी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। तो इट मीन्स कि पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको इस चार्ज को जितना छोटा कंसिडर कर सकते हैं आपको उतना छोटा कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके यूनिट्स की बात करते हैं। V इज इक्वल यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, V किसके इक्वल होगा, वोल्ट के, और ये जो U है ये पोटेंशियल एनर्जी है जो जूल में लिखी जाती है, क्यू नॉट जो है वो कूलम चार्ज, मतलब चार्ज का यूनिट है कूलम, तो इसका जो हो जाएगा जूल पर कूलम। ये वोल्ट का जो है ये फॉर्मूला है, ये आपने लास्ट में याद करना है, एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में ये लास्ट में पूछा जाता है कि वोल्ट किसके इक्वल होता है उसको डिफाइन करें। ठीक है, यहाँ उसके यूनिट पूछ लिए जाते हैं। In order to concept the electric potential, we must have a reference to which we assign a zero potential. This point is usually taken as infinity. अच्छा, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं एक और जो है वो टर्मिनोलॉजी से, जिसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, या जीरो पोटेंशियल। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर हम इसकी पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ उसके बाद फिर हम इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है रेफरेंस का। अगर मैं ये कहता हूँ कि क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और एक स्टूडेंट की हाइट जो है वो दूसरे स्टूडेंट की हाइट से जो है वो ज़्यादा है, तो मैं जिस स्टूडेंट को ये कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट की हाइट दूसरे से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि मैं दूसरे को कंसीडर करके कह रहा हूँ कि पहले स्टूडेंट की हाइट दूसरे से ज़्यादा है। और अगर क्लास में स्टूडेंट ये है तो फिर मैं उसको ये नहीं कह सकता कि उसकी हाइट कम है या ज़्यादा है सिर्फ एक स्टूडेंट को देख के, मतलब मुझे उसकी हाइट को कंपेयर करने के लिए किसी रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और वो रेफरेंस पॉइंट मुझे दूसरा स्टूडेंट प्रोवाइड करेगा कि दूसरे स्टूडेंट को देख के मैं कहूँगा कि पहले स्टूडेंट की हाइट कम है या ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह मार्क्स जो है जो एग्जाम में मार्क्स आते हैं
तो उसको भी हम किसी एक पॉइंट से कंसिडर करते हैं ना, कि अगर हम कहते हैं कि इसके जो मार्क्स हैं वो 9 हैं, ठीक है, तो 9 कितने मार्क्स में से 9 है, हमने रेफरेंस क्या सेट किया है, 10 किया है, 20 है, 100 है, 50 है, 50 में से 9 है, 10 में से 9 है, या 100 में से 9 है, तो हम एक रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी एक रेफरेंस कंसिडर करते हैं, तो जिसको हम कहते हैं जीरो पोटेंशियल। वी असाइन ए जीरो पोटेंशियल, दिस पॉइंट इज यूजुअली टेकन एट इंफिनिटी। अच्छा, अब दो पॉइंट हम कंसिडर किए जाते हैं उसके लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, तो डेल्टा वी किसके इक्वल है, वी बी माइनस वी ए। अच्छा, अब वी ए जो पोटेंशियल है, ये आप इस डायग्राम को अगर आप देखें ना, ये वाली डायग्राम, इसमें देखें कि एक रेफरेंस पॉइंट हमने ये लिया हुआ है वी ए, और दूसरा ये लिया हुआ है वी बी। यहाँ एक इसको कंसिडर कर लें, ये वी ए और दूसरा ये वी बी। अब अगर आप वी ए बहुत दूर ले लें, इन्फिनिटी ले लें, जिस तरह ये जहाँ पे कर्सर मूव करे, वी ए को आप यहाँ कंसिडर कर लें, वी बी को आप यहाँ कंसिडर कर लें, मतलब दोनों के दरमियान डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा। तो जितना डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा, आपके पास वोल्टेज की वैल्यू उतनी ज्यादा जो है वो एक्यूरेट आएगी। तो इट मीन्स के इस वी को जो पॉइंट ए पे है, जो पॉइंट ए पे हमने कंसिडर किया पोटेंशियल, उसको आप इन्फिनिटी के ऊपर कंसिडर कर लें, ठीक है, इन्फिनिटी यहाँ पे वी ए आप कंसिडर कर लें। तो अगर यहाँ पे वी ए है, यहाँ पे वी बी है, दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, तो वी ए को फिर आप जीरो कंसिडर कर लें, क्योंकि वी ए का जो पोटेंशियल है वो जाहिर है इस फील्ड से बाहर निकल गया ना। जब आप इस फील्ड से बाहर पॉइंट आ गया, तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, पोटेंशियल एक्ट नहीं करेगा, तो इट मीन्स कि इसका पोटेंशियल जो है वो जीरो हो गया है। तो पॉइंट ए का जो वी ए है यहाँ पे, तो इसलिए हमने वी बी माइनस वी ए का पोटेंशियल जो है वो जीरो पुट कर दिया। तो अब आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, वी बी माइनस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। और वी बी किसके इक्वल है, डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। और अगर हम इसके सब्सक्रिप्ट खत्म करके सिंपल फॉर्म में इक्वेशन को लिखें, तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब आप देख सकते हैं ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई है वोल्ट की। तो अब आपके पास जो पोटेंशियल है या जो वोल्टेज है वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज के ऊपर जितना आप वर्क डन कर रहे हैं उसको हम कहेंगे वो उसके पोटेंशियल के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ तक आज आपका लेक्चर था, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।